एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन त्रिवेदी, एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरवे डिसीज़ के बारे में। तो उसके रिलेटेड मैंने सब एमसीक्यूज़ कलेक्ट करके रखे हैं, उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और थोड़ा नॉलेज शेयरिंग होगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एयरवे डिसीज, सबसे फर्स्ट एमसीक्यू। 78-year-old man with known COPD, gold group D, Grade 3 is admitted with worsening dyspnea and increased sputum volume and purulence for the past 3 days. He is fully conscious and not confused or agitated. His temperature is 37.8 degrees centigrade. SpO2 is 96%. He is tachycardiac with 110 beats per minute, but normotensive tachypneic with a respiratory rate of 30 breaths per minute. And there is widespread wheeze on auscultation. A chest radiograph shows hyperinflated lung fields, but no new consolidation. Laboratory examination results include CRP 45 and neutrophils 12 into 10 raised to 90, 10 raised to 9 cells per liter. Arterial blood gases on arrival are as follows: pH 7.28, PaCO2 10.1 means 76 mm of mercury, PaCO2 16.3, 122 mm of mercury, and bicarb concentration was 33 millimole per liter. So what is the most appropriate form of management? तो सबसे पहले ये MCQ का करेक्ट आंसर है ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड क्लोज मॉनिटरिंग। कैसे? तो ये पेशेंट सबसे पहले सीओपीडी ग्रुप डी के अंदर आता है। अब उसका हम एबीजी देखें तो एबीजी के अंदर पीएच 7.28 है, पीसीओ2 76 है और पीओ2 122 है। तो ये हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर जैसा लग रहा है, बट पीएओ2 कंपैरेटिवली काफी हाई है। तो सीओपीडी के पेशेंट में हमारा टारगेट एसपीओ2 88 से 92 के बीच में होना चाहिए। तो ये पेशेंट के अंदर बाहर से ऑक्सीजन दिया हुआ हो ऐसा लग रहा है, दैट्स व्हाई हिज PaO2 इज 122। सो ऐसे पेशेंट में हाइपोक्सिक ड्राइव की थियरी लॉस ना हो जाए, इसलिए हमको PaO2 कम करना है, ताकि ऑटोमेटिकली PaCO2 भी कम हो जाएगा और पीएच भी आपो आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये पेशेंट को हमको O2 कम देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट एंड क्लोज मॉनिटरिंग अपना आंसर आएगा। So D is the right answer. Second one, 72-year-old ex-smoker with COPD, gold grade 4 with a BMI of 18.5, presents to you for follow-up. He has been in stable condition over the past few months and regularly uses inhaled bronchodilators, long-acting muscarinic antagonist and long-acting beta agonist. So LABA-LABA combination. ABG shows pH of 7.32, PaO2 62, PaCO2 57 and bicarb 30. Upon specific requests, the patient reports morning headache and difficulty concentrating. So which of the following treatment options should be started first? So here patient stable है COPD के अंदर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अगेन ABG से अपने को मालूम पड़ जाता है कि PaO2 कम है, PCO2 ज्यादा है और पीएच 7.32 है, मतलब ये भी हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर जैसा होगा। और पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग हेडेक और डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग हो रहा है, वो ड्यू टू हाई PaCO2 की वजह से है। सो अगर हम पेशेंट को डे टाइम में NIV देंगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होगी और PaCO2 है वो भी कम होगा। तो इस ये एमसीक्यू के अंदर हमारा राइट आंसर है सी, दैट इज NIV। तो NIV देंगे तो पेशेंट को जो हाइपरकैप्निया है वो इंप्रूवमेंट होगा, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होगी। तो आप उससे पेशेंट के जो मॉर्निंग हेडेक है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। तो सी आंसर है राइट। CPAP, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, रिहैब, ये उतने कंपैरेटिवली ये स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इंप्रूव नहीं लग रहे हैं। सो सी वुड बी द राइट आंसर। CPAP है वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर थेरेपी से जनरली स्लीप एपनिया वाले पेशेंट को हेल्पफुल रहते हैं। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी सीओपीडी के पेशेंट को हेल्प करेंगे, बट ये हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर में अपने को कोई यूज नहीं होगा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो सी इज NIV इज द परफेक्टली राइट आंसर। थर्ड वन, 55-year-old patient with COPD severe has been admitted to the hospital due to COPD exacerbation. The patient reported that it was his first episode of exacerbation and this was in accordance with his medical files. He was treated with bronchodilators, antibiotics and systemic corticosteroids, and during his stay received supplementary oxygen via nasal cannula. His condition significantly improved after 7 days. At admission, his ABG analysis
while breathing room air revealed pH 7.4, PCO2 37, PaO2 45 and bicarb 24. Corresponding values at the time of discharge was pH 7.41, PCO2 41 mm of mercury, so 5.5 kPa, PaO2 52 and bicarb 26. The patient was prescribed inhaled bronchodilator. So which of the following would be the most appropriate for this patient? तो ये जनरली लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी, ये सीओपीडी के पेशेंट में सबसे पहले एलटीओटी के जो क्राइटेरिया है वो हमको मालूम होने चाहिए। अब यहाँ ये पेशेंट का पीओ2 है वो 52 है, तो इफ द पेशेंट हैज लेस देन 55 mmHg को होगा तो उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी देनी पड़ेगी, या इफ लेस देन 60 mm मर्क्यूरी होगा बट एसोसिएटेड विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पीडल एडिमा वगैरह होगा तो उसको एलटीओटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये पेशेंट को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी की जरूरत है, राइट। तो हमारा ऑप्शन हमको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब एलटीओटी अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च एंड स्टडीज, अगर पेशेंट को हम थोड़ा प्रोलॉन्ग फॉलोअप में रखें या मंथ्स आफ्टर एलटीओटी थेरापी देने के बाद और बाद में स्टेबल पेशेंट को रीएवैल्यूएट करेंगे तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑक्सीजन थेरापी फॉर 3 months एंड रीएवैल्यूएशन मींस दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Fourth one, a 61-year-old woman with asthma is referred for evaluation of progressive cough with expectoration of brownish plug and intermittent dyspnea, despite regular inhalation therapy with corticosteroids and long-acting beta agonists. The patient reports low-grade fever but is afebrile at the time of presentation. Lung auscultation reveals bilateral wheezing and occasional rhonchi. Spirometry shows FE1 45% predicted, FVC 81% predicted, ratio is 56%. After inhalation of bronchodilator, FE1 55%, FVC 81% and ratio 58%. Axial nitric oxide concentration is 56 ppb. The white blood cell count 8.8 into 10⁻⁹ cells per liter with 64% neutrophils, 6% eosinophils and 12% lymphocytes. CRP 23 millimole per liter, PCT 0.1 और चेस्ट रेडियोग्राफ एंड सीटी स्कैन परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाया गया है। सो व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये और ये आंसर है, एक बाल है, एक ब्लड एंड स्पूटम एनालिसिस, ट्रीटमेंट विद इट्राकोनाजोल, ट्रीटमेंट विद एमोक्सिसिलिन एंड ट्रीटमेंट विद ओमालिजोल। तो सबसे पहले ये पेशेंट को हम सीटी स्कैन को देखें और उसके डिटेल हिस्ट्री को देखें तो अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, राइट। पेशेंट को अपर लोब या सेंट्रल यहाँ पे थोड़ा ब्रोंकिएक्टिस के चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये पेशेंट और उसका जो फेनो है मींस नाइट्रिक ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एक्सैक्ट वो भी 56 है और 6% इओसिनोफिल्स है। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री सीवियर अनकंट्रोल्ड अस्थमा, ब्रोंकिएक्टिस, सेंट्रल ब्रोंकिएक्टिस और इओसिनोफिल 6%, तो पेशेंट को एबीपीए हो ऐसा मालूम पड़ रहा है। अब एबीपीए मींस एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, उसको डायग्नोसिस करने के लिए अमंग दिस 4 ऑप्शन सबसे पहले जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप आएगा वो आएगा फर्दर ब्लड एंड स्पूटम एनालिसिस। जो ईशान क्राइटेरिया है मेजर और माइनर क्राइटेरिया उसके हिसाब से एबीपीए डायग्नोस होता है। तो यहाँ पे फर्दर ब्लड एंड स्पूटम एनालिसिस, दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Fifth one, a 19-year-old woman is seen at your respiratory outpatient clinic for 4 months. She has been suffering from cough and daily attacks of dyspnea, which is aggravated while running outside in cold weather. Recently, she has not been able to climb one flight of stairs and has woken up every night due to chest tightness. She doesn't report any allergies or other symptoms. The flow volume curve of the spirometry is shown below. The treatment with budesonide 200 formoterol 6 is in a fixed dose combination with one puff twice daily on demand is started. 4 weeks later, she reports significant symptoms improvement. Spirometry has normalized. So how do you proceed with treatment? तो ये उसका PFT का ग्राफ है, फ्लो वॉल्यूम कर्व। ये रेफरेंस कर्व है, ये प्री जो ब्लू वाला है वो प्री ब्रोंकोडायलेटर और ये पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, मतलब सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ लग रहा है। अब ये पेशेंट हम अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो पेशेंट सबसे पहले अपने हमारे पास एक्साजर्बेशन के साथ आया था और उसको लाबा और आईसीएस मींस बुडेसोनेट और फॉर्मेट्रॉल स्टार्ट किया था। बट आफ्टर 4 वीक्स पेशेंट के सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स है और स्पायरोमेट्री भी नॉर्मलाइज हो गई। सो अकॉर्डिंग टू द जीना गाइडलाइन जनरली 3 मंथ के बाद हम स्टेप डाउन वगैरह थेरापी आफ्टर सीइंग पेशेंट सिम्टम्स एंड स्पायरोमेट्री जनरली हम स्टेप डाउन थेरापी करते हैं, राइट। बट पेशेंट 4 वीक के बाद मतलब 1 महीने के बाद आया है
So there is no role to step down therapy or even step up therapy. Patient improve हो रहा है, so generally step down therapy की जरूरत पड़ेगी, but 4 weeks are too earlier to step down therapy according to the GINA guideline. So we have to continue budesonide formoterol at the same dose at current period. अभी after 4 weeks, अगर patient improve रहा after 3 months, so अगर 3 महीने के बाद patient आएगा from the last visit, हमको स्टेप डाउन थेरेपी करनी पड़ेगी, बट आफ्टर 4 वीक्स आ रहा है और सिम्टम्स इंप्रूव्ड है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा सी, दैट इज कंटिन्यू budesonide formoterol एट द सेम डोज. 6. A 60-year-old woman presents with persistent productive cough and shortness of breath on exertion. She reports 3 chest infections, require antibiotics in the previous year. She is a non-smoker and has no known lung diseases. A chest radiograph shows an overall increase in bronchoscopal marking and bronchi appearing as a ring shadows. HRCT confirms the presence of bronchiectasis. Which of the following is not considered to be essential for all newly diagnosed cases of clinically significant bronchiectasis? तो सिंपल एमसीक्यू है. ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में हम सबको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए कि ब्रोंकिएक्टेसिस का सबसे पहले किस तरीके से मैनेजमेंट होता है. तो एज फार एज द ब्रोंकिएक्टेसिस आर कंसर्न, यहाँ पे आंसर आएगा अल्फा ऑन एंटीट्रिप्सिन, जो कि नॉट कंसिडर एसेंशियल फॉर न्यूली डायग्नोस्ड केस. ब्रोंकिएक्टिस के हर एक पेशेंट को अपने को डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन और एनी प्रीवियस कोमॉर्बिडिटीज और एनी प्रीवियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो ये आएगा. अगेन हमने फिर से एबीपीए मतलब ब्रोंकिएक्टिस के पेशेंट को हमको टोटल आईजी और आईजी अगेंस्ट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एबीपीए कॉमन रहता है, तो वो भी हम हर एक पेशेंट को देखते हैं. GAMI जो एंटीबॉडीज है वो भी हर एक पेशेंट के ब्रोंकिएक्टिस के पेशेंट को जनरली कराते हैं, स्पुटम कल्चर कराते हैं टू रन आउट इन्फेक्शन. बट हियर अल्फा ऑन एंटीट्रिप्सिन हर एक सीओपीडी के पेशेंट में हम नहीं कराते, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट टू बी एसेंशियल फॉर ऑल न्यूली डायग्नोस्ड केस. सो बी है राइट आंसर. 7. A 21-year-old man with a 5-year history of bronchial asthma and allergic rhinitis presents to the outpatient clinic with a 4-month history of worsening dry cough and general asthma control despite increasing the dose of his inhaled medication. On examination, he is afebrile and low in respiratory distress. His chest auscultation reveals bilateral biphasic wheezing. His current medication includes inhaled high-dose budesonide combined with formoterol. Spirometry shows an FVC of 85% predicted, and FEV1 of 72% predicted, and FE1 divided by FVC of 60%. Blood analysis reveals a HB concentration 60, total WBC 8.5 into 10 raised to 9 cell, of which 1.85 into 10 raised to 9 cells are eosinophils. और the chest radiograph and CT scans are shown below. इसका chest X-ray और CT scan है. Which of the following tests is most useful in establishing the diagnosis? Stool examination, bronchoscopy with transbronchial lung biopsy, serum specific anti-aspergillus IgE, serum ANCA means anti-neutrophil cytoplasmic antibody induced sputum with fungal culture. तो ये पेशेंट को अगेन थोड़ा डिटेल में हिस्ट्री देखे, उसका एक्सरे देखे और सीटी स्कैन को देखे. यहाँ पे अपने को फ्लीटिंग पल्मोनरी ओपेसिटीज और थोड़ा म्यूकस प्लगिंग जैसा लग रहा है, यहाँ पे सीटी स्कैन में भी आप देख सकते हैं. तो और उसके थोड़े इओसिनोफिल्स काउंट्स भी हायर है और अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है. तो अगेन एबीपीए के अंदर फिट ये पेशेंट बैठता है. तो और उसके जो हम अगर पीएफटी के फाइंडिंग्स भी देखें तो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देख रहा है, क्योंकि रेशियो 60% है और FE1 72% है. राइट, सो एबीपीए हमारा डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड चेस्ट एक्स एंड सीटी स्कैन आफ्टर लुकिंग दैट. सो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा सबसे पहले मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यहाँ पे सीरम स्पेसिफिक एंटी एस्परजिलस IgE मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 8. A 63-year-old never smoking woman presents 6 months after SARS-CoV-2 infection means COVID-19 with a chronic productive cough. The phlegm is yellow-green in color. Her pulmonary function test is normal. Chest radiograph and CT scans are obtained. A bronchoscopy is performed. The view of the ostium of the middle lobe is here. तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक्सरे देखे तो ये राइट मिडल लोब के अंदर थोड़ा एटेलेक्टेसिस दिख रहा है. यहाँ पे अगर सीटी स्कैन देखे तो यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कैल्सिफिकेशन लग रहा है. और जो ब्रोंकोस्कोपी के अंदर जो फाइंडिंग है एकदम कैल्सिफाइड लिम्फ नोड जैसा लग रहा है. देखते हैं उसका ऑप्शन कौन सा है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस क्रोनिक कफ?
तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड दिस रेडियोलॉजिकल एंड ब्रोंकोस्कोपिक फीचर, ये ब्रोंकोलिथियासिस का है, ऐसा पेशेंट लग रहा है। तो ब्रोंकियल इरोजन ऑफ कैल्सिफाइड लिम्फ नोड, जो डी आंसर है वो राइट आंसर है। यहाँ पे देखो हम कैल्सिफाइड लिम्फ नोड जैसा लग रहा है और उसकी वजह से जो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस है जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो डी, ब्रोंकियल इरोजन ऑफ कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स इज द राइट आंसर। Which one or which ones of the following interventions have been shown to improve clinical outcomes in patient with bronchiectasis? ये थोड़ी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, हमको मालूम पड़ना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर आएगा सी और डी दोनों, लॉन्ग टर्म मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। लॉन्ग टर्म मैक्रोलाइड अगर एंटीबायोटिक्स पेशेंट के ब्रोंकिटिस के पेशेंट को प्रोलॉन्ग टर्म देंगे तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साजर्बेशन करेगा, प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ नेक्स्ट एक्साजर्बेशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसी सेम तरह से पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन से भी एक्सरसाइज कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, and it is also helpful to decrease exacerbation frequency. So patient with the bronchiectasis should also take part in pulmonary rehabilitation program. Oral mucolytics and inhaled corticosteroids clinical improvement outcome नहीं होते हैं bronchiectasis के patient में। So C and D would be the right answer. 10th, a 67-year-old female lifelong non-smoker with a history of asthma presents with a 3-year history of recurrent episodes of productive cough, wheezing and shortness of breath. She has been treated with regular fluticasone salmeterol inhalation, salbutamol when needed, and with short courses of oral corticosteroids and antibiotics. Her pulmonary function test 3 weeks ago showed FEV1 77% predicted, FVC 106 and ratio 56% with TLCO 81% predicted. Apart from an eosinophil count of 1.2 into 10 raised to 9 cells per liter, blood tests including CRP were unremarkable. 2 chest CT scan 1 year apart are available. ये करंट CT स्कैन है और ये 1 year बैक का CT स्कैन है। ओपेसिटीज यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही है। सो विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट हियर? यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हमको दिखाई दे रहे हैं। अब ये पेशेंट को अगेन हम थोड़ा हिस्ट्री को कोरिलेट करेंगे और सीटी स्कैन के हिसाब से अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द पीएफटी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट, और अगेन अनकंट्रोल्ड अस्थमा है और जो फ्लीटिंग ओपेसिटीज है, ओपेसिटीज ने अपनी लोकेशन चेंज किया है। जो हमारा पहला एक 1 year बैक का जो सीटी स्कैन था, हमको यहाँ पे ओपेसिटीज दिख रही है। हमारा जो करंट सीटी स्कैन है उसके अंदर यहाँ पे ओपेसिटीज है। सो फ्लीटिंग ओपेसिटीज, अनकंट्रोल्ड अस्थमा, obstructive feature, PFTs suggestive of obstructive features and high eosinophil counts, again ABPA डायग्नोसिस हो रहा है। तो उसके डायग्नोसिस के लिए, कंफर्म डायग्नोसिस के लिए C, serum Ig and IgG levels to Aspergillus fumigatus is the right answer here. 11th, a 58-year-old COPD patient presents to you in a stable condition. In the past 12 months, he had 4 exacerbations, one of which required hospitalization. The patient suffers greatly from the frequent exacerbations. His inhaled medication consists of tiotropium 18 microgram once daily and formoterol 12 microgram twice daily. His oral medication consists of roflumilast 500 mg once a day. Arterial hypertension is treated with metoprolol 50 mg once daily and ramipril 5 mg twice daily. The patient asks for a more effective treatment of COPD. So which of the following is the most appropriate? तो सबसे पहले देखेंगे तो ये पेशेंट ऑलरेडी लामा पे है और रोफ्लुमिलास भी ले रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ की करंट गोल्ड गाइडलाइन को फॉलो करें तो वो कैटेगरी ई के अंदर फिट है, राइट। तो यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर का डोज इंक्रीज करने का कोई रोल नहीं लग रहा। ओरल स्टीरॉइड्स जनरली सीओपीडी के पेशेंट में एकदम एक्साजर्बेशन में आएगा तो ही हम देते हैं। करंट थेरापी चेंज करना है कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेशेंट को अभी भी सिम्टम्स है ही, राइट। थियोफाइलिन का उतना जनरली रोल नहीं है क्योंकि उसकी थेरापेटिक प्रोफाइल काफी कम है। तो अकॉर्डिंग टू द गोल्ड गाइडलाइन जो ई कैटेगरी है उसके अंदर लामा और आईसीएस कॉम्बिनेशन अपने को देना चाहिए। सो पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन टायरट्रोपियम एंड फॉर्मोटरॉल, सो लामा ऑलरेडी चल रहा है, तो एड एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आंसर बी इज द राइट आंसर। 12th one, a 75-year-old man with long-standing allergic asthma reports progressive cough with increasing amount of greenish sputum and dyspnea when walking uphill.
His current treatment includes inhaled corticosteroids, long-acting beta agonist, long-acting muscarinic antagonist, and a leukotriene antagonist, and omalizumab, according to the GINA Step 5. In the last 6 weeks, he has additionally taken prednisolone 10 to 15 mg orally daily. Clinical examination shows that he is in good general condition. Body temperature 36.6 degrees centigrade, pulse rate 80 beats per minute, blood pressure 130 by 80 mmHg, SpO2 on room air 92%. For the first time in this patient, a sputum examination shows gram-negative rods. They are subsequently identified as Pseudomonas aeruginosa in culture. A chest CT is performed, which is shown below. यहाँ पे हम CT scan और देख सकते हैं. यहाँ पे देखो दोनों टाइप के लोअर जोन के अंदर थोड़े सिग्नेट्रिक और ब्रोंकेक्टेटिक चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे. What is the most appropriate treatment? तो ये पेशेंट के अंदर राइट आंसर आएगा इंट्रावेनस पाइपरासिन टैजोबैक्टम प्लस टोब्रामाइसिन फॉर 2 वीक्स. तो ये पेशेंट को सबसे पहले फर्स्ट टाइम सुडोमोनास आइडेंटिफाई हुआ है, तो हमारा पहला गोल सुडोमोनास को इरेडिकेट करने का होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द ERS गाइडलाइन, पेशेंट ऑलरेडी जीना के स्टेप 5 में है. सब ट्रीटमेंट अस्थमा के हिसाब से सब ऑप्टिमल जा रही है, इंक्लूडिंग ओमालिजुमाब आल्सो. तो ये पेशेंट को इन्फेक्टिव एक्साजर्बेशन सुडोमोनास फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ है कल्चर के अंदर. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आएगी इंट्रावेनस पाइपरासिन टैजोबैक्टम प्लस टोब्रामाइसिन फॉर 2 वीक्स अकॉर्डिंग टू द ERS गाइडलाइन. सो C इज द राइट आंसर. 13th one. A 22-year-old woman visits you for the checkup for her allergic asthma. 3 months ago, she had an exacerbation of asthma due to an upper respiratory tract infection, for which she was treated with oral prednisolone for 7 days. She started to use a beclomethasone formoterol pressurized meter dose inhaler, means PMDA, extra fine particles, 10 divided by 6 microgram twice daily, 2 inhalations, and salbutamol as needed, means SOS. As you see her now, she has no complaints during exercise or at night. She still uses the same dose of inhaler but hardly uses salbutamol in this period. Her lung function is shown below and her FeNO, means fraction axial nitric oxide, is 13 ppb. So ये normal limit है. So what is the most appropriate next step in her asthma management? ये उसका pulmonary function test after 3 month के बाद का उसका है. ये भी improved है, मतलब कोई obstruction या कोई मतलब normal report यहाँ पे दिख रहा है. तो ये तो एकदम सिंपल आंसर है. जीना आपने पहले पिछले एमसीक्यू में भी डिस्कस किया. ये पेशेंट ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, उसको जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं और पेशेंट 3 मंथ के बाद फॉलोअप में आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जीना गाइडलाइन, ऑप्शन डी है, रिड्यूस मेंटेनेंस beclomethasone formoterol twice daily to 1 inhalation and use beclomethasone formoterol as a reliever. So smart therapy, maintenance and reliever therapy के हिसाब से तो ये लाबा और ICS कंटिन्यू रखना चाहिए और उसका डोज रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम अवेकनिंग नहीं है, डे टाइम सिम्टम्स और एक्सरसाइज लिमिटेशन भी नहीं है. पेशेंट जनरली इंप्रूव है आफ्टर 3 मंथ. PFT नॉर्मल है, फेनो भी नॉर्मल लिमिट में है. तो हमको अकॉर्डिंग टू द जीना गाइडलाइन स्टेप डाउन थेरेपी करनी चाहिए. तो जो 2 इनहेलेशन चल रहा था उसमें से अपने को 1 इनहेलेशन कर देना है. सो डी इज द राइट आंसर हियर. 14th one. A 62-year-old woman who was previously active and enjoyed playing sports presents with slowly progressive dyspnea that has developed over the last 2 years. Her dyspnea is currently grade 2 on the MMRC scale. Physical examination is normal at rest, but there is a slight stridor when the patient hyperventilates. The laryngoscopy and CT scans are shown in figure. Biopsy of the lesion shows chronic non-specific inflammation and slight fibrosis with no signs of malignancy. ये ब्रोंकोस्कोपिक फीचर और सीटी स्कैन का लग रहा है. सीटी स्कैन का उसका पिक्चर है यहाँ पे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेकमेंडेड इन दिस पेशेंट? तो अगर केयरफुली देखेंगे ब्रोंकोस्कोपी के जो फाइंडिंग हो यहाँ पे और सीटी स्कैन में, तो ये एकदम बिनाइन ट्रिकियल स्टीनोसिस है, ऐसा हमको लग रहा है. सो ये पेशेंट है बिनाइन अपर ट्रिकियल स्टीनोसिस विद थोड़ा क्रेनियोकॉर्डल, थोड़ा उसका एक्सटेंशन भी हो गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा, राइट. तो ये पेशेंट को अगर हमको आगे इवेल्युएट करना है तो ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन इज द राइट आंसर. सो बी. अगर हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, ट्रेकोस्टोमी जनरली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, उसके अंदर कर देते हैं. सर्जिकल रिसेक्शन में पेशेंट को थोड़ी मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी. तो ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन है वो लेस इन्वेजिव है और पोस्ट ऑप उसका कॉम्प्लिकेशन भी कम है. स्टीरॉइड से उतना लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट नहीं आएगा और शॉर्ट टर्म इंप्रूव करेंगे. वेट एंड सी तो ऑप्शन बनता ही नहीं है. तो ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन
वो लेजर की वजह से या डिफरेंट स्टेंट भी अलग अलग अवेलेबल है, वो उसका यूज करके हम ब्रोंक की जो बिनाइन ट्रेकियल स्टेनोसिस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर है। 15. A 56-year-old woman has suffered from exertional dyspnea for 6 months since infection with SARS-CoV-2. The patient's spirometry results pre and post bronchodilatation with salbutamol are shown below. ये उसका PFT का रिपोर्ट है, फ्लो वॉल्यूम लूप प्री पोस्ट एंड प्रिडिक्टेड हमारे ग्राफ में दिखाई दे रहा है, उसका रिपोर्ट है। देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पायरोमेट्री टेस्ट रिजल्ट्स। ये उसके अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले हम PFT के रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल इवेल्युएट करें। FVC जो प्री है 115 है, पोस्ट 120 है, तो बहुत ही नॉर्मल ही है। स्लो वाइटल कैपेसिटी 132%, ओके इज नॉर्मल। FE 193 है, पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर 103 है, 104 है। 12.3% मीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, और 2.8 से 3.14 हो रहा है, मतलब वो भी 200 ml से ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और उसका रेशियो है वो 63 है, मतलब वो डिक्रीज्ड है। तो मतलब अगर हम FE1 देखें तो ग्रेटर देन 12% और 200 ml दो क्राइटेरिया गुड रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पे फिट हो रहा है। तो और ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही, क्योंकि FE1 FE से रेशियो कम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न बी। 16th one, a 30-year-old man who is a current smoker with 5 pack years smoking history is referred due to dyspnea on exertion for the past 6 months. His medical history is otherwise unremarkable and doesn't any medication. The family history is positive for COPD in his father and grandfather. On clinical examination, lung sounds are diminished bilaterally. SpO2 is 92% on room air. Lung function test reveal FE1 27% predicted, FEC 51% predicted, and ratio 0.43 means 43%, and TSO 27% predicted. The chest radiograph and CT are shown below. Alpha and antitrypsin levels are 30 mg per deciliter. उसकी नॉर्मल रेंज है 90 to 200 के बीच में। अब उसका एक्सरे और सीटी स्कैन देखें, बायलेटरल एम्फाइसेमेटस चेंजेस यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, राइट। देखते हैं ऑप्शन क्या है। Which of the following is not an effective therapeutic intervention at some stages of the disease? Is not an effective therapeutic intervention, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ऑप्शन देखें तो अल्टरनेटिव ऑपरेशन थेरेपी, लंग ट्रांसप्लांटेशन, लंग वॉल्यूम रिडक्शन, लॉन्ग टर्म थेरेपी विद एजिथ्रोमाइसिन, ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी। तो ये पेशेंट सीधा क्लियरली बहुत ही इजी मालूम पड़ रहा है। एक तो फैमिली हिस्ट्री है पॉजिटिव, पेशेंट 30 ईयर है, यंग एज है, और उसका अल्फा एंटीट्रिप्सिन का लेवल सीधा बताया गया है 30 है, नॉर्मल एज 90 to 200 है। तो ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को अर्ली एज एम्फीसेमा पानलोब्यूलर हमको दिख रहे हैं दोनों एक्सरे में और सीटी स्कैन में भी। तो नॉट इफेक्टिव इनमें से कौन सा आएगा, ये हमको आंसर देना है। तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो वो तो हम वो काफी मतलब कॉस्टली थेरेपी है, बट एट सम स्टेजेस पे हम पेशेंट को दे सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, राइट। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी का भी थोड़ा बहुत रोल है। ब्रोंकोडायलेटर ऑब्वियसली पेशेंट सीओपीडी है तो वो तो रहेगा ही, बट देयर इज नो रोल ऑफ लॉन्ग टर्म थेरेपी विद एजिथ्रोमाइसिन एज फार एज दिस पेशेंट इज कंसर्निंग एट सम स्टेजेस ऑफ दैट डिजीज। तो यहाँ पे डी आंसर है, लॉन्ग टर्म थेरेपी विद एजिथ्रोमाइसिन। 17th one, a 64-year-old male smoker, 60 pack years, complains about breathlessness on exertion. He is infection free and the cardiovascular evaluation is within normal limits. Laboratory investigations, which is included full blood count, CRP, anti-proBNP, blood glucose, urea, create, electrolytes, calcium, phosphate, TSH, all are within normal limits. So which of the following is the most appropriate next investigation? Thoracic HRCT, polysomnography, measurement of static lung volumes, spirometry pre and post bronchodilation, and overnight oximetry. तो सबसे पहले एक तो पहले हिस्ट्री हमें मालूम पड़ रहा है कि 64 ईयर है, ओल्ड स्मोकर है, 60 पैक ईयर हिस्ट्री है। तो ये पेशेंट को सीओपीडी के अंदर हम पहले एज्यूम कर सकते हैं। कंप्लेंट्स अबाउट ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, सो डिस्नी ऑन एक्सर्शन है, पेशेंट स्मोकर है, 64 इयर्स एज है, तो पेशेंट मोस्ट लाइकली सीओपीडी के अंदर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री डायग्नोसिस में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, और उसके डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए अपने को स्पायरोमेट्री प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटेशन कराना चाहिए। तो मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन would be the spirometry pre and post bronchodilation. So D is the right answer here. And the last MCQ of our today's video,
A 42-year-old female, never smoker with a 10-year history of asthma, presents for review after 6 months in your severe asthma management program. She has almost daily asthma symptoms with frequent night-type symptoms. During the past year, she had 2 courses of oral steroids. Her current treatment is a salmeterol for fluticasone 50 by 500 microgram inhaler twice a day as needed, means SOS salbutamol. Her asthma control questionnaire has 7 score. Is 1.76 and her FEV1 64% predicted. She has a total serum IgE concentration of 110 unit per ml and peripheral blood eosinophils of 640 cells per liter. Her associated chronic allergic rhinitis is well controlled and on inhaled nasal steroid. So which of the following drug is least recommended in this patient as add-on treatment? तो ये पेशेंट अस्थमा का है, जनरली लाबा ICS थेरेपी पे चल रहा है, अस्थमा क्वेश्चन है, कंट्रोल क्वेश्चन है वो भी ज्यादा है और टोटल IgE कॉन्सेंट्रेशन तो नॉर्मल है बट इओसिनोफिल्स काफी ज्यादा है. तो ओमालिजुमाब, बेनालिजुमाब, डुपीलुमाब ये तो हम जीना के जो अनकंट्रोल अस्थमा के पेशेंट्स हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं, तो वो निकल गए. अब टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है वो भी सम सॉर्ट ऑफ अस्थमा में जो स्टेज 4 है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं. तो सबसे लिस्ट रिकमेंडेशन ये पेशेंट के हिसाब से आएगा मॉन्टेल्यूकास्ट. सो ए मॉन्टेल्यूकास्ट हमारा राइट आंसर है. और मॉन्टेल्यूकास्ट जनरली हम जो माइल्ड अस्थमा है इनिशियल फेज में हम यूज कर सकते हैं, और पर ये अनकंट्रोल अस्थमा और जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता जाएगा और पेशेंट के इओसिनोफिल ज्यादा है और जनरली मॉन्टेल्यूकास्ट की थोड़ी न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफेक्ट्स भी है, तो ये पेशेंट के अंदर पर्टिकुलर ये कंडीशन के अंदर वो सबसे लिस्ट रेकमेंडेड होगा. तो ए हमारा राइट आंसर है. थैंक यू. ओके, सो दैट्स इट. ये था हमारा एयरवे डिसीज के बारे में एमसीक्यू का टॉपिक पूरा. अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अलग अलग रेस्पिरेटरी के टॉपिक के एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करता रहेंगे. आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं. और अगर ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट.